Let's cut across now to the full sequence of Prime Minister Modi's meeting with the Kapoor Khandan that took place yesterday at the Prime Minister's residence in Delhi. हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। मैं भी आपका परिवार का हूं भाई। वेट करी थी जब आपको मिलेगी 10 साल से बताया करेंगे। 10 साल जी 10 साल पहले वेस्ट करना था भाई। राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया। आपको कैमरा सामने नहीं होता फोटो तो रैली होता होगा। बहुत कम वस्तुओं में जो बचे थे फैमिली में, तो ये 10 या 12 वस्तुओं में से एक है, तो आपको पेश करना चाहते हैं हम। यहाँ जो पीएम म्यूजियम बना है उसमें रखा हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। पिछले हफ्ते जो हमारी व्हाट्सएप फैमिली ग्रुप है, हम एक हफ्ते से सिर्फ ये डिसाइड करें कि हम कैसे आपको कहेंगे प्राइम मिनिस्टर जी, प्रधानमंत्री जी। रीमा बुआ मेरे को रोज फोन करके पूछ रही है क्या मैं ये बोल सकती हूँ, क्या मैं ये वो बोल सकती हूँ। मैं भी आपका परिवार का हूँ भाई, आपको जो मर्जी पड़े वो बोलिए। बहुत अच्छा रट के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। कट। इतने कीमती वक्त में आपने सबको आज यहाँ निमंत्रित किया राज कपूर के बर्थडे 100वीं बर्थडे पे अवसर पे। हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और पापा की पिक्चर के गाने की 1-2 लाइन याद आ गई। मैं ना रहूंगी, तुम ना रहोगे, लेकिन रहेंगी निशानियां। आपने इतना सम्मान प्यार दिया है, आज के दिन को सारी इंडिया देखेगी कि नरेंद्र मोदी जी प्राइम मिनिस्टर हमारे ने कितना सम्मान कपूर परिवार को दिया है। राज कपूर साहब का बहुत बड़ा योगदान है जी। आपका स्वागत करने का अवसर मिला और राज साहब का 100वां जन्मदिन यानी हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की स्वर्णिम यात्रा का वो कालखंड है जी। अब 1947 नीलकमल, अब 2047 को हम जा रहे हैं। 100 साल की एक प्रकार से जब यात्रा बनेगी तो कितना बड़ा देश को कंट्रीब्यूशन है। आजकल हमारे यहाँ डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में सॉफ्ट पावर इसकी बहुत चर्चा होती है कि भाई जिस जमाने में सॉफ्ट पावर शब्द का जन्म नहीं हुआ होगा, शायद राज कपूर साहब ने दुनिया में भारत के सॉफ्ट पावर की ताकत को एस्टैब्लिश कर दिया था। यानी एक बहुत बड़ी भारत को उनकी सेवा थी। रणबीर के साथ हुआ है, वो गाड़ी में बैठा था और एक रशियन टैक्सी ड्राइवर था और उसने बोला कि आर यू फ्रॉम इंडिया? एंड ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग, आई एम राज कपूर्स ग्रैंडसन। से बेटा मैंने कहा था कि मैं उनका पोता हूं, तो हमेशा मुझे फ्री टैक्सी फ्री हो जाती है। एक काम हो सकता है क्या, खास करके सेंट्रल एशिया, कोई ऐसी फिल्म बने जो वहां के लोगों के दिल दिमाग पर राज साहब आज इतने सालों के बाद भी, यानी आज भी उनका पूरा कंट्रोल है। मैं बताता हूँ जी, आज छोटे बच्चों को भी सिखाते गाने। हाँ, यानी उनके जीवन में प्रभाव है। मुझे लगता है कि सेंट्रल एशिया में बहुत बड़ी ताकत है जी। हमें पुनर्जीवित करना चाहिए, हमें इसको नई पीढ़ी तक जोड़ना चाहिए और एक लिंक बने, वैसा कोई क्रिएटिव वर्क करना चाहिए और बन सकता है। वो उनको इतना प्यार मिला उसमें कि ये थोड़ा से उनका नाम इंटरनेशनली भी बाहर गया और उनको बोल सकते छोटे से तरीके से एक कल्चरल एम्बेसडर। लेकिन आज मैं ये आपको बोलना चाहती हूँ, वो छोटे से कल्चरल एम्बेसडर थे, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर इंडिया के तो हमें ग्लोबल मैप में डाल दिया है।
And we are so proud. Each member of this family is very proud. देखिए देश की आज प्रतिष्ठा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी है। सिर्फ योगा ले लीजिए जी, आज दुनिया के किसी भी देश में जाइए, योगा के प्रति इतना मम्मी और मैं, हम दोनों, बेबो, लोलो, हम सब योगा में बहुत रुचि रखते हैं। वैसे मैं दुनिया के जितने लीडर से मिलता हूँ, लंच डिनर अगर साथ में है तो मेरे अगल बगल में जितने भी है वो मेरे से योगा के लिए ही चर्चा करते हैं। एक छोटा सा ट्रिब्यूट है नाना जी के लिए। एक्चुअली दरअसल मेरा पहला फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, एंड मेरा सपना था कि मैं अपने फैमिली के साथ कुछ करूं, तो सब इस फिल्म में है। मैं एक चीज बोल सकती जी हूँ? बिल्कुल। ये वो ग्रैंडसन है, रादर ग्रैंडसन्स, मेरे दोनों बच्चे, ये अपने नाना को मिले नहीं है और ये पिक्चर बना रहे हैं, और उनकी सब उस अरमान ने इतनी खोज की है हर चीज की, और उसपे थोड़ा बहुत जस्ट फॉर हिम ही इज मेकिंग। जो कुछ सीखे हम फिल्मों के माध्यम से, और जो माँ ने सिखाया मुझे, उनसे सीखे हम। देखिए जब आप रिसर्च करते हैं ना, तो एक प्रकार से आप उसको जीते हैं जी, उस दुनिया को जीते हैं, तो आप बड़े भाग्यवान है जी कि भले आपने नाना जी को देखा नहीं, लेकिन नाना जी को जीने का आपको अवसर मिल रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत बड़ा सपना है मेरा, और आई एम रियली थैंकफुल, फुल फैमिली इज पार्ट ऑफ दिस। मुझे याद है हमारे यहाँ इनके फिल्मों की ताकत क्या थी। जनसंघ का जमाना था और दिल्ली का चुनाव था, तो चुनाव में जनसंघ के लोग हार गए, तो अडवाणी जी, अटल जी ने कहा यार चुनाव तो हार गए, क्या करेंगे, तो चलो बोले मूवी देखते हैं। तो वो मूवी देखने गए, राज कपूर साहब की मूवी फिर सुबह होगी। जनसंघ के दो नेता पराजय के बाद जाते हैं और मूवी देखते हैं फिर सुबह होगी, और आज फिर सुबह हुई। मैं चाइना में था, आपके पिताजी का एक गाना था, उसको वो प्ले कर रहे थे, तो मैंने मेरे साथियों को कहा, मैंने कहा इसका मोबाइल फोन पर रिकॉर्डिंग करो, मैंने ऋषि साहब को भेजा था। अच्छा। और वो इतने प्रसन्न हो गए। इनफैक्ट अभी हाल ही में आप आई थिंक अफ्रीका गए थे, और वहाँ भी मैंने एक क्लिप देखा था, आप एक जवान के साथ खड़े थे और वो उस टाइम मेरा गाना गा रहे थे। समझा, बट मैंने वो क्लिप देखा था और काफी लोगों ने मुझे भेजा था, सब लोग बहुत खुश हो गए। बट एक चीज मैं कहना चाहूंगी, गाना जो है, जो दुनिया को यूनाइट करता है, स्पेशली जो हिंदी गाने होते हैं, मतलब लोग गाते ही रहते हैं, शायद शब्द उनको समझ में ना आए। और ये मैंने काफी देखा जब हम ट्रैवल करते हैं, खास करके ऑफ कोर्स विद राज कपूर सॉन्ग्स, बट इवन नाउ आई थिंक एक जो एक स्पेशल फीलिंग और एक सेंटिमेंट होता है हमारे गानों में, सब लोग बहुत इंस्टेंटली कनेक्ट करते हैं। और उसी के साथ एक क्वेश्चन था आपके लिए, क्या आप गाने सुन पाते हैं? मैं सुन पाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, कभी मौका मिल जाए तो मैं जरूर सुन लेता हूँ। आप पहले प्रधानमंत्री हैं जिससे मैं मिला हूँ, और आपने आंखों में आंख लगा के इतने मतलब पर्सनली हमसे मिले हैं, और 2 बार मिले हैं। आप में इतनी अच्छी एनर्जी है और आप इतनी मेहनत करते हैं, और आप जो करते हैं मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा, और थैंक यू फॉर ओपनिंग योर डोर्स, और हम सबसे मिलने के लिए और इतने एक्सेसिबल होने के लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपके पिताजी को मिला हूँ, और मैं सोच रहा था कि आज मुझे 3 पीढ़ी को मिलने का मौका मिलेगा, लेकिन आप लाए नहीं तीसरी पीढ़ी को। They're all big actors. We are not in the creative field. My children are trying level best. That we would be invited by the Prime Minister. मतलब पापा थैंक यू। 13, 14 और 15 दिसंबर को हम राज कपूर का एक रेट्रोस्पेक्टिव कर रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, NFDC और NFAI ने हमारी बहुत मदद की। हमने उनकी 10 फिल्म लेके उनको रिस्टोर किया है, ऑडियो और विजुअल। तो हम पूरे हिंदुस्तान में कुछ 160 थिएटर्स में 40 सिटीज़, अराउंड 40 सिटीज़ उनकी फिल्में दिखा रहे हैं। तो 13 तारीख को हमारा प्रीमियर है, जो हम मुंबई में करें। पूरी फिल्म इंडस्ट्री को हमने बुलाया है। थैंक यू। जय गणेश।
Glimpses there of the interaction between Prime Minister Modi and the Kapoor family, who were in Delhi, met with the Prime Minister at his residence to also invite him to celebrate the legacy of Raj Kapoor. All right, let's bring our focus to the top story here on 6 p.m. Prime of what happened in Parliament. The big war of words over the allegations levelled by the India bloc against Vice President Jagdeep Dhankar, calling him the biggest disruptor in Parliament. The opposition has moved a motion demanding his removal. Symbolic and nothing more than that, because they don't have the numbers. But let's get you details, the reactions that have come in so far on the story. Slogans and showdown in Rajya Sabha continued on Wednesday. The India Alliance MPs upped the ante against Jagdeep Dhankar. For the first time, the opposition has submitted a notice for the Vice President's removal. Signed by 60 opposition MPs, the no-confidence motion against Vice President Jagdeep Dhankar says that his conduct is unbecoming of high-level constitutional authorities, and that his term as Rajya Sabha chairman was rife with instances where he acted in a manner that was explicitly partisan and unfair towards members of the opposition. The opposition has also accused Dhankar of making disparaging comments about opposition members. The India bloc also held a joint press conference where it accused the Rajya Sabha chairman of doing rajniti and not following rules. कभी वे सरकार के तारीफ में कसीदे पढ़ने लगते हैं, कभी खुद को आरएसएस का एकलव्य बताने लगते हैं। इस तरह की बयानबाजी उनके पद को शोभा नहीं देती। सभापति जी सदन के अंदर प्रतिपक्ष के नेताओं को अपने विरोधियों की तरह देखते हैं। दोनों सदनों के विपक्षी नेताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर उन्हें अपमानित भी करते हैं। The opposition has also accused Jagdeep Dhankar of being government spokesperson. वे अपनी अगली प्रमोशन के लिए सरकार के स्पोक्स पर्सन बनकर काम कर रहे हैं, ऐसा हमें दिख रहा है। मुझे ये कहते हुए कोई संकोच नहीं कि द बिगेस्ट डिस्टर्बर इन राज्यसभा इज द चेयरमैन हिमसेल्फ। बार बार इंटरप्शन करके हाउस को बंद करने की कोशिश रूलिंग पार्टी से और चेयरमैन साहब की तरफ से ज्यादा होता है। सर, I'll come to the deputy leader after all. The BJP says that the opposition's no-confidence motion against the Rajya Sabha chair is Congress's bid to divert attention from its alleged links with controversial billionaire George Soros. आज जब सोनिया गांधी जी और सोरोस का लिंक का जो नाम आ रहा है, हमने ये लिंक नहीं किया है। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है। अंतरराष्ट्रीय जगत में, पूरा दुनिया में ये रिपोर्ट पढ़ रहा है। कांग्रेस का नेतृत्व और सोरोस का OCCRP का जो लिंक है, ये देश के सामने है। शर्म आना चाहिए आप लोगों को। देश के विरोध में काम करने वाले, भारत के खिलाफ काम करने वालों के साथ आप लोग तालमेल में रहते हैं। जो जॉर्ज सोरोस बोलते हैं, आप लोग भारत में वही भाषा बात करते हैं। In fact, the BJP has made fresh allegations against the Congress, claiming a link between Rahul Gandhi's aunt and Soros. The attention of the nation from the issue of the sovereignty of the country, देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। Congress continues to counter the BJP's attack with its protest against Adani. जाति के बात करने वाले एक साधारण किसान परिवार से आया हुआ किसान का बेटा
जगदीप धनखड़ जी के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव लेकर आना, ये किसका असम्मान है? ये किसान पुत्र का असम्मान है। अ मैन हु कम्स फ्रॉम अ हम्बल बैकग्राउंड, उसका असम्मान है। वो तो आरोप लगाते जाएंगे। हमने कहा देखिए हाउस चलना चाहिए, ठीक है, और हम जो भी आरोप लगाए मेरे ऊपर लगाते जाइए, लगाते हो लगाते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम हाउस को चलाएंगे। इधर बैठे लोग। The opposition neither has the numbers nor the time to push through the no trust motion against the Vice President in this Parliament session. But the political showdown is only going to escalate. Bureau Report, India Today. So with this no trust motion, can Jagdeep Dhankar be removed as the Rajya Sabha chair? Now, let's take a look at the numbers first, and I'll tell you why also these numbers matter. As far as the Rajya Sabha is concerned, you've got the NDA with a comfortable majority of 119, for a simple majority 116. The India bloc is at 85, I beg your pardon, 27, and others a total of 231. Remember, out of that 85, keep in mind that 60 signatures have come for the no trust motion. Now, I'll quickly run you through the Lok Sabha numbers, and before that also talk about a different scenario. If the others come out and actually support the no trust motion, which they haven't, they still reach 112, but even in that case, it wouldn't be enough for the India bloc, which is why we repeatedly said that this is symbolic and nothing more than that. Now, let's also talk about what is the process usually followed when a vice president is removed, when the Rajya Sabha chair is removed. First is a 14-day notice before the no trust motion. It doesn't meet this particular criteria, and I'll explain to you why. Second is that majority of MPs present in the Rajya Sabha need to back the move. I've just shown you the numbers. That's most definitely not the case. The move should also pass the Lok Sabha number test. So it's not just enough that Rajya Sabha you've got the majority. You need to also pass the same motion in the Lok Sabha too. And there obviously it's a challenge because of the numbers that are in favor of the NDA, much like the Rajya Sabha, but with a greater number. Now, here's why I said that this motion doesn't really hold ground, not just because of the numbers. Under the rules, a 14-day notice is necessary, as I mentioned. This current winter session comes to an end on December 20th. Yesterday, you had the no trust motion coming to the fore. So, clearly, they're not meeting the deadline of 14 days. This notice, therefore, will not be accepted. And the notice isn't valid till the next session. It needs to be within the session, within the 14-day period. And the reason for that particular move is to ensure there's adequate time to discuss the motion as well. Clearly not there in this particular case. So, essentially, the no trust motion fails on two counts. First, with regards to not having the support, just about 60 signatures. So it's more about sending across a message than actually about ensuring action. And secondly, the timing of the no trust motion being done within, in fact, just about 8 days before Parliament wraps up, before winter session wraps up. So clearly, again, that doesn't stand the test of 14 days either. So at this point, you've got, in fact, this war of words happening over the no trust motion, with the BJP also alleging that this is an attempt to target Jagdeep Dhankar, nothing more. And as we showed you, the Congress referring to him as the biggest disruptor and a BJP spokesperson who's sitting on the chairman's position. Now, besides that, what we also saw is a showdown again over George Soros. The BJP and Congress sparring over it inside and outside Parliament. Now, remember that Rahul Gandhi today came out and said that he wants BJP MP Nishikant Dubey's comments expunged. And this is because Dubey a few days ago in Lok Sabha had raised up this entire issue and then targeted the Gandhis, calling them traitors, targeted the Congress. It's that particular comment that Rahul Gandhi is seeking be expunged. Let's get you those details of what exactly Dubey said and Rahul Gandhi's reaction. ओसीसीआरपी का क्या काम है? भारत की पार्लियामेंट को कैसे बंधक बनाना, कैसे नहीं चलने देना, कैसे सीए और आरसी पर, इसके साथ ह्यूमन राइट्स वॉच जो है, जो सोरेस कौन है सर? सोरेस पूरी दुनिया के इकोनॉमी को कैसे डिरेल करता है कि ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के सलील सेट्टी जो भारत जोड़ो आंदोलन में गए, उनसे आपका क्या संबंध है? क्या भारत जोड़ो आंदोलन में उन्होंने पैसा दिया? इल्हान उमर, रोहित खन्ना और बारबारा अली, जिन्होंने की माननीय प्रधानमंत्री के कार्यक्रम का विरोध किया यूएस में, उसके साथ आपने मीटिंग की। जो खालिस्तान बनाना चाहता है, जो कश्मीर को अलग करना चाहता है, उसके साथ आपकी क्या संबंध
स्पीकर से मेरी मीटिंग हुई और मैंने उनको कहा कि देखिए ये जो हमारी पार्टी कह रही है कि कमेंट्स थोड़ा ये जो कमेंट्स हैं, डेरोगेटरी कमेंट्स हैं मेरे बारे में, इनको एक्सपंज किया जाए। स्पीकर ने कहा कि वो इनको एग्जामिन करेंगे। And now you've got a fresh layer to this entire controversy, with the BJP now levelling a fresh charge of a Nehru-Soros link as well. Let's explain that to you. Here's what the BJP alleges. Now, Jawaharlal Nehru's cousin, B.K. Nehru, was married to Fori Nehru, a Hungarian national. The allegation is that Fori Nehru knew George Soros, or rather allegedly met George Soros. This was, of course, many, many years ago, but the BJP is saying that clearly there's been a generational link of the Gandhis, of the Congress party, to George Soros. George Soros, of course, is in the eye of a storm. Why is that? Who really is he? What's triggered this big showdown in the country? Because it's not the first time his name has come up. It's not the first time the BJP has alleged that George Soros is meddling in Indian affairs, that George Soros is linked with the Congress. In our next report, I explain to you everything you need to know about this gentleman and why he's in the news in India. If you've been following the news lately, chances are you would have come across the name George Soros. So who exactly is George Soros, and why is he in the center of a controversy in a country that's far, far away from his? Born in 1930, George Soros is a Hungarian-American hedge fund tycoon and philanthropist. He escaped the Nazi occupation of Hungary and moved to the UK in 1947. To fund his studies at the London School of Economics, Soros worked as a railway porter and waiter. In 1973, George Soros launched his hedge fund and became known for his successful currency trades, particularly his bet against the British pound in 1992, which is why he became known as the man who broke the Bank of England. Soros is considered to be one of the pioneers of the modern hedge fund industry. Soros has a net worth of $7.2 billion as of December 10, 2024. He leveraged the significant financial muscle to create the Open Society Foundations. What that is that it's a network of foundations, of partners and projects now in over 120 countries. It's reported that Soros donated over $11 billion to philanthropic causes during the period from 1979 to 2011. But I know what you're all wondering. What's the India connect here? Well, Open Society began working in India in 1999, initially offering scholarships and fellowships to students to pursue studies and research at Indian institutions. Its Soros Economic Development Fund is also an active social impact investor in India, supporting smallholder farmers and businesses while improving access to healthcare, schooling and financial services. But there's a reason that it's in the midst of controversy. George Soros and his organizations have seen a slew of controversies surrounding business groups and financial institutions. George Soros has become a villain of sorts for some in India for the persistent India bashing that's done by NGOs funded by him. Therefore, some suspect him to harbour hidden agendas. Soros also has been a vociferous critic of Prime Minister Narendra Modi and has been vocal about his mission, or his dream as he called it, to make democracy flourish again in India. This is what he said, and listen in to what he said in 2023 as well. Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. It's because of these kind of comments that many accuse George Soros of threatening to meddle with the electoral process in India. Now, there's a big political fight also over this, as the BJP claims that George Soros is connected to the Forum of Democratic Leaders in Asia Pacific. It's the FDLAP Foundation. Now, they allege that this group is advocating Kashmir secession from India.
And then they've put out a screenshot of this particular forum, this foundation, in which Sonia Gandhi is mentioned as co-president, which is why they're saying that there's a collaboration aimed at undermining India's sovereignty. Now, the BJP has also gone after Rahul Gandhi repeatedly using the Soros link, saying that he is leveraging Soros-funded organizations to criticize the Indian government, particularly on economic issues, particularly the Adani Group. And here another name comes up, OCCRP. Now, this is the Organized Crime and Corruption Reporting Project. Headquartered in Amsterdam, the OCCRP is a global network of investigative journalists with staff on 6 continents. It's known for investigations like the Panama Papers and the Pegasus spyware use as well. It's worth noting here that Soros' Open Society Foundations is one of OCCRP's funders, so there's a direct link there. And an OCCRP report in August 2023 alleged that Gautam Adani's family had invested millions of dollars in its companies via opaque Mauritius funds. This triggered, of course, a huge controversy. You had the Adani Group rubbishing the claims and called them a mere rehash of allegations made by Hindenburg back in January 2023. The BJP has highlighted these reports by OCCRP, claiming they were designed to destabilize India's economy and fuel political unrest. Rahul Gandhi had also referred to the OCCRP report to lash out at Adani and Prime Minister Modi, which is what's led again to the BJP alleging that there's a link. Let's get you details of the heated exchange between Jyotiraditya Scindia, Union Minister, and TMC's Kalyan Banerjee in Lok Sabha. After Kalyan Banerjee hurled a sexist taunt at Scindia, which we will not be airing because his comment was expunged, Scindia's responded and hit back immediately. Kalyan Banerjee then apologized, but Scindia made it clear that his apology is not accepted. This has now escalated with BJP women MPs protesting. They filed an official complaint with Union Parliamentary Affairs Minister Kiren Rijiju against TMC MP Kalyan Banerjee for the comment he made against Jyotiraditya Scindia, essentially indicating or hinting that Scindia was a womanizer, which is what's led to, in fact, the showdown, which is why women MPs also are saying this is an insult to the women of the country. I did not want to hurt anyone, including Mr. Scindia. I am really sorry. I am really sorry if I have hurt. I am sorry. I have said I am sorry. Please address. Please come to the bill. I did not want to hurt. Please come to the bill. Kalyanji, please come to the bill. I am sorry for that. Mr. Kalyan Banerjee has risen in this house and said he is sorry. But I will say this, sir, that we all come to this house with a spirit of contribution to the nation's development. We come with a purity of heart. But we also, sir, come with a sense of self-respect. Any individual in their lives will not stand compromise with their self-respect, attack us on our policies, attack us on our views. But if you get personal, certainly be prepared for the response. He has apologized, but I, through you, sir, would like to convey to him that I do not accept his apology for the personal attack that he has made on me and on the women of India. Not only on me, but on the women of India with the words that he has used. So the BJP is now demanding that the Trinamool Congress MP Kalyan Banerjee be suspended from the remainder of the session. We'll track those updates, but let's also round up for you all the other images, headline moments that came in from Parliament today. Prime Minister Narendra Modi was in the Lok Sabha for the ongoing question hour today. Issues related to railways and solar energy were raised in the lower house of Parliament. We've been seeing unique gestures of protest. Here's another one. Congress MP, leader of opposition in Lok Sabha, Rahul Gandhi, handed a rose and a tricolour to Defence Minister Rajnath Singh at the Parliament premises, or rather tried to.
Despite disruptions, the Lok Sabha passed the Railways Amendment Bill 2024 today. The amendment primarily grants statutory powers to the Railway Board, which was introduced by Union Railways Minister Ashwini Vaishnaw. At 91 years of age, Rajya Sabha MP H.D. Deve Gowda thundered against the opposition in the House as they continued chanting amid the House proceedings. Since the session began on November 20th, both houses have faced constant disruptions, and it's exactly against that Deve Gowda was schooling the opposition.